नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 35 में प्राचीन भारत का इतिहास की सीरीज चल रही है, जिसमें अपन 34 लेक्चर्स डाल चुके हैं। 10-10, 12-12 मिनट के लेक्चर्स हैं, छोटे छोटे। देखते जाइए, एंजॉय करते जाइए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करिए दोस्तों के बीच। आज लेक्चर 35 में बात करते हैं महाजनपद काल के भाग 4 की। और महाजनपद के भाग 4 में महाजनपदों की विशेषताएं चल रही थी। तो पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 34 में मैं 6 महाजनपदों की विशेषताएं आपको बता चुका था। आज 7वां महाजनपद जो है वो है मगध। और मगध की राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रज, जो कि मैं आपको पिछले लेक्चर्स में कोडिंग के थ्रू बता चुका हूं। चंपागिरी बारात में वाला कोडिंग नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़िए। तो राजगृह या गिरिब्रज, और इसी को गिरिब्रज का पुराना नाम क्या है? कुशाग्रपुर। याद रखेंगे दोस्तों, यहां से परीक्षा में बहुत प्रश्न आते हैं। मगध अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके डिटेलिंग अपन को मगध की ही करनी है, क्योंकि मगध सबसे बड़ा महाजनपद उदय होता है। तो राजगृह या गिरिब्रज इसकी राजधानी थी। कुशाग्रपुर इसका नाम था। उदयन यहां का शासक था, फिर शिशुनाग था, फिर कालाशोक था, फिर मौर्य वंश आ जाता है ना। इसकी कोडिंग बताऊंगा मैं। बिंबी, आजा, उदार, नागा। तो बिंबिसार होता है, फिर अजातशत्रु होता है, फिर उदयन होता है, फिर अमुक होता है, फिर नाग दशक होता है, इस तरीके से। फिर शिशुनाग, कालाशोक वगैरह इस तरीके से होते हैं। हर्यक वंश होता है, फिर शिशुनाग वंश होता है, फिर नंद वंश होता है, फिर मौर्य वंश होता है, शुंग वंश होता है, कण्व वंश होता है, सातवाहन वंश होता है। इस तरीके से मौर्य साम्राज्य जो पाटलिपुत्र में शासन, मगध में जो शासन करने वाले राजवंश हैं वो ये है। हसीन, माशुका, सात। हसीन, माशुका, सात। हा मतलब हर्यक वंश, शी मतलब शिशुनाग वंश, ना मतलब नंद वंश, माशुका से मा मतलब मौर्य वंश, शु मतलब शुंग वंश, का मतलब कण्व वंश, और सात मतलब सातवाहन वंश। तो मगध में उदयन के समय राजधानी पाटलिपुत्र होती है। पाटलिपुत्र का नाम क्या होता है उस समय? कुसुमपुर। याद रखिएगा, यूपी पीसीएस में आया है। पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर होता है, उसको राजधानी बनाते हैं। शिशुनाग वैशाली को राजधानी बनाते हैं। कालाशोक पाटलिपुत्र को राजधानी बनाते हैं, और मौर्य भी पाटलिपुत्र को राजधानी बनाते हैं। तो समझने वाली बात सिर्फ एक है जो आपको याद रखना है। राजधानी कहां पे चेंज हो रही है? शिशुनाग के समय वैशाली राजधानी हो जाती है, बाकी सब जगह पाटलिपुत्र ही है। पहले वाले में राजगृह और गिरिब्रज याद रखना है, बाकी सबके समय पाटलिपुत्र है। शिशुनाग के समय कौन सी हो जाती है? वैशाली। तो शिशुनाग, जो नाग जो होता है वो, शिशु जो छोटा नाग होता है वो विशाल नहीं होता, उल्टा है। शिशु जो नाग का जो शिशु रूप होता है वो विशाल नहीं होता, छोटा है। तो उल्टा याद रखिए, शिशुनाग विशाल। ठीक है। अंग, मगध को बहुत डिटेलिंग में आगे जाके पढ़ना है, तो मगध की बात यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूं अभी। अंग, अंग की राजधानी थी चंपा। यहां का शासक ब्रह्मदत्त था। अंग का शासक कौन था दोस्तों? ब्रह्मदत्त था। और चंपा नगर का वास्तुकार महागोविंद था। चंपा जो है वो आज के चंडीगढ़ के जैसी है, वेल प्लान्ड सिटी। चंडीगढ़ भी बहुत सुंदर दोस्तों, बहुत प्लान्ड तरीके से बसा है। चंडीगढ़ में आप चलिए सड़कों पे तो ऐसा लग रहा है किसी पार्क के अंदर की सड़कों पे चल रहे हैं। ठीक है। तो चंपा, यहां का शासक ब्रह्मदत्त था। चंपा नगर का वास्तुकार महागोविंद था, ध्यान देंगे। और जो एक वेल प्लान्ड सिटी थी चंपा, अंग। और मगध का पहला शिकार, या मगध ने अपना जो साम्राज्य विस्तार किया है वो अंग से ही किया है। मगध ने आक्रमण के द्वारा अपना साम्राज्य विस्तार, या मगध का पहला शिकार जो था वो कौन था? अंग था। ध्यान देंगे, मगध के पूर्व की तरफ अंग स्थित था। मैं शुरुआती पिछले लेक्चर्स में आपको इंडिया के मैप के थ्रू 16 महाजनपद लोकेट करना सिखा चुका हूं। ठीक है। नेक्स्ट है पांचाल। उत्तरी पांचाल, पांचाल जो है वो उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल दो में विभक्त था। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कोडिंग से याद करी है कांपिल्य। कांपे शक्ति इंद्र की गर, मथुरा हाट विराटनगर। कांपे मतलब कांपिल्य। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र। छत्र कहां पे होता है? उत्तर की तरफ होता है ना, सिर पे। तो छत्र कहां लगा होता है? उत्तर की तरफ। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, उत्तरी पांचाल अहिच्छत्र, और दक्षिणी पांचाल में कांपिल्य। दक्षिण मतलब पैर, और पैर जो है वो आपके, आप भीड़ में जाके अगर बोलते हैं तो आपके पैर कांपने लगते हैं। तो दक्षिण की तरफ कौन होते हैं? पैर। और पैर क्या करते हैं? कांपते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ। फिर कोसल। कोसल जो क्षेत्र है मैं आपको बता चुका हूं। कोसल कहां का क्षेत्र है?
नेपाल की तराई, श्रावस्ती, फैजाबाद वाला क्षेत्र है। नेपाल की तराई, श्रावस्ती और फैजाबाद वाला क्षेत्र है कोसल। उत्तरी कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती। कोसल भी दो भागों में बटा था, उत्तरी कोसल और दक्षिणी कोसल। तो उत्तरी कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती और दक्षिणी कोसल की राजधानी थी कुशावती, है ना। तो महिष्मती ने कुशा पिया, कांपे शक्ति इंद्र की घर। तो महिष्मती ने कुशा पिया, तो कुशावती राजधानी थी कोसल की, दक्षिणी कोसल की। एग्जैक्टली पूछे तो दक्षिणी कोसल की। ओवरऑल भी आ जाए तो कुशावती लगाना है। आधुनिक स्थान जो सहेत महेत है, आधुनिक समय में यदि मैप में आप स्थान देखेंगे सहेत महेत, तो सहेत महेत स्थान जो है वो श्रावस्ती ही था। ठीक है, तो ये प्रश्न आया हुआ है, सहेत महेत जो है वो श्रावस्ती ही है। ठीक है, फिर श्रावस्ती का विन्यास जो है, श्रावस्ती जो सिटी बसी हुई है उसका शेप कैसा है? अर्धचंद्राकार। आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, किस देश को गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी कहते हैं? ज्योग्राफी का प्रश्न पूछ लिया मैंने दोस्तों, किस देश को गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी कहते हैं? यहां पे अर्धचंद्राकार के जैसे कौन दिखता है? तो श्रावस्ती। ठीक है, तो श्रावस्ती जो है वो अर्धचंद्राकार था। कंस, महाकोसल और प्रसेनजीत अपन पढ़ चुके हैं, कोसल और काशी के समय पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, तो कंस का बेटा था महाकोसल का बेटा था प्रसेनजीत, और महाकौशल की बेटी थी महाकोसला, जिसकी शादी किससे होती है? बिंबिसार से। ये कहानी पूरी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, और बिंबिसार के मगध को जो है वो काशी दे दिया जाता है। फिर बिंबिसार को कौन मार देता है? अजातशत्रु मार देता है। तो फिर वापस छीन लेते हैं कोसल वाले काशी को। ठीक है, और फिर अजातशत्रु का विवाह जो है वो प्रसेनजीत अपनी पुत्री वाजिरा से करता है। ये कल के लेक्चर, पिछले लेक्चर नंबर 34 में बताया है। ना देखा हो तो दोस्तों उसको जाके देखिए। आज यहाँ पे दूसरी कहानी है कोसल की, कि प्रसेनजीत जो है, ये महाकोसल के पुत्र प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के मित्र थे, उनके समकालीन थे। तो क्या होता है कि बुद्ध जो है वो शाक्य गणराज्य के थे, बुद्ध जो है वो शाक्य गणराज्य के थे। ठीक है, और जो कोसल का ही एक भाग था। शाक्य गणराज्य किसका भाग था? गणराज्य क्या होता है? अलग देश होता है, लेकिन वो अंडर में किसके था? कोसल के। ठीक है, जैसे चीन है तो चीन के उसमें ताइवान जो है गणराज्य हो सकता है, या तिब्बत जो है वो चीन का गणराज्य है, सिंगापुर जो है वो चीन का गणराज्य है, इस तरीके से। तो बुद्ध शाक्य गणराज्य के थे, और शाक्य गणराज्य जो है वो कोसल का ही एक भाग था। तो शाक्य गणराज्य कोसल से ही मिला रहे, हमेशा शाक्य गणराज्य कोसल के साथ मिला रहे। इसके लिए प्रसेनजीत क्या बोलते हैं? झूठ बोल देते हैं बुद्ध को। बुद्ध से बोलते हैं तुम शादी कर लो। हमारे यहाँ एक क्षत्रिय कन्या, बुद्ध क्षत्रिय थे, तो प्रसेनजीत झूठ बोलकर अपनी एक दासी जो कि क्षत्रिय नहीं है, उस झूठ बोलकर अपनी एक दासी का विवाह अपने मित्र बुद्ध जो कि क्षत्रिय हैं बुद्ध से करा देते हैं धोखे से। और इनसे बुद्ध का जो पुत्र प्राप्त होता है यहाँ पे बिठब्बू को बाद में कभी सच्चाई पता चलती है तो पूरे शाक्य या कपिलवस्तु गणराज्य को वो नष्ट कर देता है। मुझसे झूठ बोला गया है, मैं दासी पुत्र हूं, ये वो करके वो पूरे कपिलवस्तु गणराज्य को नष्ट कर देता है। और नष्ट करने के बाद जब वो बिठब्बू लौट रहा होता है तो लौटते समय राप्ती नदी या अचिरावती नदी की बाढ़ में बिठब्बू जो है वो अपनी सेना सहित मारा जाता है। कपिलवस्तु को नष्ट करने के बाद बिठब्बू जो है वो राप्ती नदी या अचरावती नदी को पार करते समय बाढ़ में सेना सहित मारा जाता है। और यहीं से कोसल वंश का नाश होकर समस्त कोशल मगध का हिस्सा बन जाता है ना। जब जैसे बिठब्बू मरता है अचिरावती या राप्ती नदी की बाढ़ में, तो लोग ये बोलते हैं कि बिठब्बू ने कपिलवस्तु को नष्ट किया था, तो उसी का फल मिला है बिठब्बू को, कपिलवस्तु को नष्ट करने का, शाक्य गणराज्य को नष्ट करने, कपिलवस्तु गणराज्य को नष्ट करने का फल मिला है बिठब्बू को। ठीक है, और यहीं से फिर पूरा का पूरा कोसल, बिठब्बू के मरने के बाद पूरा कोसल वंश का नाश हो जाता है और कोसल, समस्त कोसल मगध का हिस्सा बन जाता है। तो आप शुरू से नजर रखे हुए हैं दोस्तों कि मगध में किस तरीके से अगल बगल के सारे राज्य जो है महाजनपद मगध में मिलते जा रहे हैं और मगध का साम्राज्य विस्तार होता जा रहा है। ठीक है, यह कहानी थी कोसल के बिठब्बू की। प्रसेनजीत है ना, मामा था प्रसेनजीत उसका, इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट महाजनपद है दोस्तों बज्जी। बज्जी की राजधानी थी वैशाली। बज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। आधुनिक बसाड़ नामक स्थान यही वैशाली है दोस्तों, आया हुआ प्रश्न है ये। आधुनिक बसाड़ नामक स्थान ये वैशाली ही है। और वैशाली 8 संघों का समूह था। बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में कई बार आया है।
वैशाली 8 संघों का समूह था, या बज्जी जो है वो 8 संघों का समूह था। यहां राजतंत्र नहीं था, गणतंत्र था। दुनिया का पहला गणतंत्र कहां पे था? बज्जी या वैशाली। बज्जी या वैशाली में दुनिया का पहला गणतंत्र है? यह प्रश्न आ चुका है आईएएस में। गणतंत्र था पहला, 8 संघों का समूह था बज्जी। ठीक है, तो बज्जी में बज्जी मतलब बाजार। छोटे बच्चों को बोलते हैं ना कि बज्जी घूमने चलना है, बाजार घूमने चलना है। तो बाजार में क्या है? गणतंत्र है, लोगों से, गण से भरा हुआ है, लोगों से भरा हुआ बाजार है। तो बज्जी पहला गणतंत्र है दुनिया का। बज्जी या उसको वैशाली भी बोल सकते हैं। कितने गणों का समूह है? कितने संघों का समूह है? 8 संघों का समूह है बज्जी, याद रहे दोस्तों। नेक्स्ट महाजनपद है मल्ल। मल्ल महाजनपद की 2 राजधानियां थी। पावा, तो पावा के लोगों को बोलते थे पावा के मल्ल, और दूसरी राजधानी थी कुशीनगर, इसको बोलते थे कुशीनगर के मल्ल। पावा के मल्ल और कुशीनगर के मल्ल। नेक्स्ट महाजनपद है चेदी। चेदी की राजधानी थी शुक्तिमती, शक्तिमती, सेतीवती। कुछ भी बोले आप, शुक्तिमती, शक्तिमती, सेतीवती। बांदा, उरई, जालौन, झांसी और ललितपुर। बांदा, उरई, झांसी, जालौन और ललितपुर, पूरा ये बुंदेलखंड क्षेत्र था चेदी का। और जिन्होंने कृष्ण को गाली दी थी वो शिशुपाल जो हैं यहीं के शासक थे, चेदी के। जिन शिशुपाल ने कृष्ण को गाली दी थी वो किसके थे? चेदी के। ठीक है, तो आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं ना, चेदी को थोड़ा सा कुछ करेंगे तो वो गाली ही बन जाती है। तो शिशुपाल ऐसे थे। ठीक है, नेक्स्ट अवंती। अवंती मतलब उज्जैन। अवंती भी 2 भागों में बटा था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। दोस्तों याद रखिएगा, कई बार प्रश्न टफ बना देते हैं। अवंती को भी उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती में तोड़कर दक्षिणी अवंती की राजधानी पूछ लेंगे आपसे, है ना। तो उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। ठीक है, तो उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? महिष्मती। अवंती का शासक चंडप्रद्योत था, मैं आपको पहले के इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं, कंबोज वगैरह में मैं बता चुका हूं। ठीक है, अवंती का शासक चंडप्रद्योत था, और बिंबिसार ने चंडप्रद्योत को क्या दोस्तों? पीलिया रोग था, पांडु रोग था चंडप्रद्योत को। अवंती के शासक चंडप्रद्योत को पीलिया रोग था या पांडु रोग था। तो उस पांडु रोग को ठीक करने के लिए मगध के शासक, तत्कालीन मगध के शासक बिंबिसार ने उसके पीलिया रोग को ठीक करने हेतु अपने एक वैद्य जीवक को भेजा था। चंडप्रद्योत के दरबार में किसको भेजा था? जीवक को भेजा था। क्यों भेजा था? क्योंकि ना अवंती जो है वो मगध को टक्कर देता था, मगध की टक्कर का महाजनपद था अवंती, तो जीवक को भेजा था। जीवक जो है वो शाल्वती नामक वैश्या का पुत्र था। जो आयुर्वेदाचार्य जो जीवक था वो शाल्वती नामक वैश्या का पुत्र था। चंडप्रद्योत ने बौद्ध धर्म जो है वो महाकच्चायन के प्रभाव में ग्रहण किया। चंडप्रद्योत ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था किसके प्रभाव में आकर? किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर? महाकच्चायन। और पुष्कर सारिन आप पढ़ ही चुके हैं, गांधार के शासक जो थे पुष्कर सारिन। सारी को फाड़ के गांधारी ने सिर पे पट्टी बनाई थी, मैंने पुराने लेक्चर्स में पढ़ाया था। तो गांधार के शासक थे पुष्कर सारिन, और पुष्कर सारिन ने चंडप्रद्योत को हराया था। उतनी दूर से आके चंडप्रद्योत को अवंती में हराया था। पुष्कर सारिन पढ़ चुके हैं, और कल वाले लेक्चर में ही, मतलब इसके पहले वाले लेक्चर में स्वप्न वासव दत्ता भी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से वासव दत्ता नामक लड़की ने उदयन से शादी करी थी। इस तरीके से अपन पढ़ चुके हैं। अवंती में भी लोहे की खानें थी, और अवंती कहीं ना कहीं मगध को टक्कर देता था। अंततः मगध शासक शिशुनाग ने, फाइनली मगध शासक शिशुनाग ने, है ना, शिशुनाग वंश का शासक था शिशुनाग। तो अंततः मगध शासक शिशुनाग ने अवंती को जीतकर उसे मगध का हिस्सा बना लिया हमेशा के लिए। तो फाइनली अवंती को किसने जीता है दोस्तों? शिशुनाग ने। और शिशुनाग ने जीतकर अवंती को किसका हिस्सा बना लिया था? मगध का, है ना। ठीक है, इसके बाद सेकेंड लास्ट 15वें नंबर का महाजनपद है मत्स्य। मत्स्य जैसा कि आप जानते हैं इसकी राजधानी है विराटनगर। एकमात्र महाजनपद जो मरुस्थल या अर्थात राजस्थान में था, अलवर तथा भरतपुर में स्थित है। राजस्थान के अलवर तथा भरतपुर, आज के अलवर तथा भरतपुर वाला जो क्षेत्र है वही था मत्स्य जनपद। एकमात्र महाजनपद जो मरुस्थल क्षेत्र में राजस्थान में स्थित था वो मत्स्य, राजधानी है विराटनगर।
और लास्ट महाजनपद है अशमक। अशमक की राजधानी है पोटन, पोटला, पोटिल, पैठन, कुछ भी बोल लीजिए, पोटन, पोटला, पोटिल और पैठन। ठीक है। और ये जो अशमक था ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। मरुस्थल का एकमात्र महाजनपद कौन है दोस्तों? मत्स्य। और दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद जो था वो अशमक था। कहां पे था दक्षिण भारत में? आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित। प्रवरा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? गोदावरी की। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल जो है ना, वो कौन सा है जो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, बताइए दोस्तों कमेंट करके। तो अशमक जो है ये आंध्र प्रदेश में दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है, प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी के किनारे। ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से ये विशाल इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है महाजनपदों का। कल से अपन लेक्चर नंबर 36 में बात करेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। हालांकि मगध राज्य के उत्कर्ष की भूमिका अपन पहले बता चुके हैं कि सिक्कों का चलना, व्यापार व्यवसाय का बढ़ना, फिर युद्ध के लिए सेना का होना, जंगलों का होना, हाथियों का उपलब्धता होना, घोड़े की उपलब्धता होना, चावल खाने के कारण जनसंख्या का बढ़ना, यही सारी चीजों को और डिटेल रूप में अपन पढ़ने वाले हैं कल से मगध राज्य का उत्कर्ष। दोस्तों लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं आप जरूर इसकी समालोचना दीजिए मुझे, ताकि मैं और सुधार कर सकूं। और लेक्चर्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को आगे बढ़ाइए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आपके नोट्स के लिए। अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि मैं यहां लिखे के अलावा भी बहुत कुछ बोलता हूं, तो अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी आज की बात समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।